प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम राजनीतिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा राजनीति विज्ञान में आधुनिक दृष्टिकोण से जुड़ी हुई है और जिस समय से राजनीति विज्ञान में आधुनिक दृष्टिकोण का विकास हुआ, उसी आधुनिक दृष्टिकोण की वजह से राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा को स्वीकार किया गया। राजनीतिक व्यवस्था की जो अवधारणा है वह मूलतः समाजशास्त्र से ली गई है और ये व्यवस्था सिद्धांत पर आधारित है। वैसे व्यवस्था सिद्धांत का विकास सबसे पहले जीव विज्ञान में हुआ और जीव विज्ञान से समाजशास्त्र ने इसे ग्रहण किया और समाजशास्त्र से इस दृष्टिकोण को राजनीतिक विज्ञान में अपनाया गया। यद्यपि अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा हमें अरस्तु के दर्शन में भी देखने को मिल जाती है। उसके द्वारा नगर राज्य के राजनीतिक जीवन के अध्ययन में व्यवस्थावादी दृष्टिकोण को अपनाया गया था, परंतु उनका जो व्यवस्थावादी दृष्टिकोण था वो एक तरह से आदिम प्रकार का था, जिसमें न तो पूर्णतः अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया गया था एवं न ही मूल्य निरपेक्ष एवं वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण को अपनाया गया था। तो इस तरह से आधुनिक राजनीति विज्ञान में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जब राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण को अपनाया गया तो उसके बाद राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत को राजनीति विज्ञान में स्वीकार किया गया, अपनाया गया। राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत के विकास में डेविड स्टर्न, गैब्रियल आमंड, कार्ल डब्ल्यू डायस, लासवेल, मार्टिन कैपलन का विशेष रूप से योगदान माना जाता है। अब हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक व्यवस्था से क्या अभिप्राय है। राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण में राज्य एवं सरकार को आधुनिक दृष्टिकोण में राजनीतिक व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। यानी परंपरागत जो राजनीति विज्ञान थे, जिन अर्थों में राज्य एवं सरकार का प्रयोग किया जाता था, एक तरह से देखें तो आधुनिक दृष्टिकोण में राज्य एवं सरकार को मिलाकर जो एक नया शब्द विकसित हुआ है वो राजनीतिक व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। परंतु अगर हम तकनीकी दृष्टि से या तथ्यात्मक दृष्टि से देखें तो ये कथन पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था शब्द राज्य एवं सरकार से व्यापक अवधारणा है। राज्य एवं सरकार में मात्र केवल वैधानिक या औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता था, परंतु राजनीतिक व्यवस्था में संगठन एवं वातावरण का भी अध्ययन किया जाता है, जिसमें ये संवैधानिक संस्थाएं कार्य करती हैं। तो इस तरह से हम केवल परंपरागत दृष्टिकोण के राज्य एवं सरकार को राजनीतिक व्यवस्था नहीं मान सकते हैं, यद्यपि उसका जो मूल भाव है वो वहीं से ग्रहण किया गया है। लेकिन राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा राज्य एवं सरकार से व्यापक अवधारणा है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था की जो अवधारणा है उसमें राज्य एवं सरकार के संस्थागत अध्ययन के साथ साथ उन गैर संवैधानिक संस्थाओं जैसे धर्म है, वर्ग है, जाति है, दबाव समूह है के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन भी किया जाता है, जो मनुष्य के राजनीतिक मनोवृत्ति एवं व्यवहार को प्रभावित, सीमित एवं मर्यादित करते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो राज्य और सरकार में केवल उसके संवैधानिक ढांचे का अध्ययन किया जाता था, औपचारिक अध्ययन किया जाता था और उनमें उन संस्थाओं की कार्य प्रणाली का अध्ययन नहीं किया जाता था जो राजनीतिक व्यवस्थाओं को प्रभावित करती हैं, इन राजनीतिक संस्थाओं को प्रभावित करती हैं। परंतु जो राजनीतिक व्यवस्था है वो एक व्यापक अवधारणा है। इसमें राज्य एवं सरकार की संवैधानिक संस्थाएं तो सम्मिलित हैं ही, इसके साथ साथ वे सभी गैर राजनीतिक और गैर संवैधानिक संस्थाएं भी इसमें सम्मिलित हैं, जो राजनीतिक संस्थाओं को या संवैधानिक संस्थाओं को किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं।
जैसे धर्म है, वर्ग है, जाति है, दबाव समूह है, ये गैर राजनीतिक या गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं, लेकिन ये राजनीतिक संस्थाओं को प्रभावित करती हैं, राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करती हैं। तो इस तरह से इनका अध्ययन राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है। अगर हम प्रमुख परिभाषाओं पर प्रकाश डालें तो सबसे पहले हम गैब्रियल आमंड की परिभाषा ले सकते हैं, जिसमें उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था को परिभाषित करते हुए लिखा है कि राजनीतिक व्यवस्था सभी स्वतंत्र समाजों में पाए जाने वाली अंतर क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था है जो अधिक या कम मात्रा में विधिक भौतिक बाध्यता के प्रयोग द्वारा अथवा उसके प्रयोग की धमकी के द्वारा एकीकरण तथा अनुकूलन के कार्य को करती है। तो गैब्रियल आमंड की जो परिभाषा है, उस परिभाषा में उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि पहली तो बात यह है कि ये स्वतंत्र समाजों में पाई जाने वाली अंतर क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था है जिसमें विधिक यानी वैधानिक रूप से भौतिक बाध्यता की कानूनी दृष्टि से बाध्यता होती है और उसके प्रयोग के द्वारा या प्रयोग की धमकी के द्वारा एकीकरण तथा अनुकूलन का कार्य करती है। यानी जो हमारा समाज है, उस समाज में एक व्यवस्था होती है जिसे कानूनी दृष्टि से दंड देने का अधिकार होता है। तो या तो दंड के उस प्रयोग के द्वारा या उसकी धमकी के द्वारा उस पूरे वातावरण में, उस पूरे समाज में व्यवस्था अनुशासन बनाए रखने का कार्य करती है। तो ऐसी व्यवस्था को राजनीतिक व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। दूसरी परिभाषा हम ले सकते हैं, लासवेल एवं कैपलान ने कहा है कि राजनीतिक व्यवस्था ऐसी प्रक्रिया है जो कठोर दंड के वास्तविक प्रयोग अथवा उसके प्रयोग की धमकी के द्वारा नीतियों को लागू करती है। तो लासवेल और कैपलान भी लगभग उसी तरह की बात करते हैं कि पहली तो बात यह है कि इसके पास विधिक अधिकार होता है, कानूनी रूप से अधिकार होता है कि वह किसी भी व्यक्ति को दंड दे सकता है। ये अलग बात है उस दंड का प्रयोग करे या उसकी धमकी का प्रयोग करते हुए जो समाज में व्यवस्था है, कानून है, अनुशासन है, उसको बनाए रखती है और साथ में सरकार की नीतियां जो हैं उनको लागू करने का कार्य करती है। डेविड स्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था किसी समाज में अंतर क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज में मूल्यों का सत्तापूर्ण तथा बंधनकारी वितरण किया जाता है और इसे लागू भी किया जाता है। अब डेविड स्टन ने इसको मूल्यों का सत्तापूर्ण तथा बंधनकारी वितरण कहा है कि पहली बात तो यह है कि जो राजनीतिक व्यवस्था होती है वो समाज में अंतर क्रियाओं की व्यवस्था होती है, यानी समाज में जो मनुष्यों के परस्पर व्यवहार होते हैं उन व्यवहारों को नियमित या सीमित करने वाली क्रियाएं होती हैं और जिसके द्वारा समाज में मूल्यों का मतलब ये है कि सरकार के द्वारा जो भी नीतियां, नियम और कानून बनाए जाते हैं, उन नीतियां, नियम, कानून का किसी को फ़ायदा होता है, किसी के लिए बाध्यकारी होते हैं, किसी के लिए लाभकारी होते हैं। तो उन सत्तापूर्ण या बंधनकारी जो ये मूल्य होते हैं उनका वितरण भी किया जाता है और उन्हें लागू भी किया जाता है। दूसरे शब्दों में सरकारी नीतियों, नियमों और कानूनों का निर्माण भी किया जाता है और उन नीति, नियम और कानूनों को लागू करने का कार्य भी किया जाता है और इसके पास कानूनी दृष्टि से बंधनकारी या बाध्यकारी शक्ति होती है। तो इस तरह की जो व्यवस्था होती है उस व्यवस्था को हम राजनीतिक व्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो सीधे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि राज्य और सरकार का काम भी क्या था? कानून बनाना, व्यवस्था, अनुशासन लागू करना, वो सारी चीज़ें इसमें भी मौजूद हैं। राज्य और सरकार को भी वैधानिक अधिकार प्राप्त होता था, राजनीतिक व्यवस्था को भी वही अधिकार प्राप्त होता है, वैधानिक अधिकार प्राप्त होता है। राज्य और सरकार के द्वारा भी दंड के प्रयोग की धमकी के द्वारा या दंड का प्रयोग कर और व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखा जाता था, इसमें भी बनाए रखा जाता है। लेकिन थोड़ा अंतर इतना है कि उसमें मात्र वैधानिक संस्थाएं सम्मिलित होती थी, इसमें गैर संवैधानिक संस्थाओं को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है।
जो किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में वैधानिक संस्थाओं को प्रभावित करती हैं, नियमित करती हैं या उनके साथ अनुकूलन का कार्य करती हैं या एकीकरण का कार्य करती हैं। इस रूप में इसमें उन गैर राजनीतिक संस्थाओं का भी अध्ययन किया जाता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक संस्थाओं को प्रभावित करती हैं।